आजकल जो ट्रम्प ट्रम्प नाम का माला आप लोग जप रहे हैं, एस जयशंकर भी तो बता रहे हैं चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है ही। आपको प्रधानमंत्री की बातें नहीं सुनाई देती है? आर्मी के जनरल की ड्रेस पहनकर फोटो छपा रहे हैं। अरे भाई अंजना जी, इससे तो आप रोज युद्ध जिता रही थी, आपका फोटो छप जाता तो लगता कि यहाँ वास्तव में लड़ रही है। चुप हो जाइए प्रभु, किसी पार्टी में चले जाइए, चापलूसी करने से अच्छा है कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मुझे बोलने दीजिए। बहुत सारी चीजें बदली हैं और हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का जो जलवा है। आप सोचिए कि अब हम लगभग 2025 आते आते मेड इन इंडिया फोन जो इंडिया में हम यूज कर रहे हैं 99.3% है। मतलब क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां, और वहीं हम पाकिस्तान जैसे मुल्क को जब देखते हैं तो वो कहां पर पीछे छूटा हुआ है और हम किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात, हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसे वक्त पर ऑपरेशन सिंदूर और उससे जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं उस पर तो गर्व विपक्ष को भी करना चाहिए। सारे नेता जो विदेश जा रहे हैं वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं देश में, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं। अंजना जी, निसंदेह आप बहुत अच्छी एंकर हैं और 100% आपके साथ देश के लोगों को गर्व होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया और हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स भी जो ये छुपाते हैं, बताते नहीं है, वो भी देश की जनता आपके चैनल के द्वारा जाननी चाहिए। मेरा नमस्कार है सबको। देखिए, भारत की जनसंख्या, सुबह से चर्चा चल रही है, हम दुनिया की जापान को पीछे छोड़ने की बात चल रही है, हम अर्थव्यवस्था बन गई, अच्छी बात है, बधाई। लेकिन भारत की जनसंख्या 145 करोड़, जापान की जनसंख्या 12.4 करोड़, भारत का क्षेत्रफल है 3287 मिलियन किलोमीटर और जनसंख्या घनत्व है 427। जापान केवल 3,77,974 किलोमीटर और जनसंख्या घनत्व है 340। भारत की प्रति व्यक्ति आय है 2481 यूएसडी और जापान की है 33,845.48 यूएसडी। हमसे 10 गुना छोटा देश, हमसे 10 गुना प्रति व्यक्ति आय है, क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? ये भी तो फैक्ट्स देखने चाहिए। हमारी तुलना जापान, हमारी तुलना अमेरिका से, चाइना से, रशिया से हो तो समझ में आती है। और निसंदेह हम आने वाले कल में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था, अरे चौथे नंबर पर पहुंचे। यही जापान पहले ऊपर था ना सर, यही जापान तो अजय जी पहले ऊपर था। एक बार जरा डिफेंस के क्षेत्र में देखिए, डिफेंस के क्षेत्र में जो हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट अगर है सर, तो चाहे मोबाइल सेक्टर हो, रक्षा उत्पादन में हम देखिए कहां पर पहुंचे हैं। अगर हम रक्षा उत्पादन में अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हम 44,429 करोड़ से सीधा 1.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए, तो क्या ये उपलब्धियां नहीं है बड़ी? जापान की जनसंख्या छोटी है इसलिए कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये कहना सही है क्या? सत्यप्रकाश जी जल्दी से कमेंट। अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा जवाब तो ले लीजिए। मेरा बोलिए सिंदूर वाला जवाब थोड़ा बोलिए। देखिए, आपने सिंदूर पे आपने कहा, आर्मी पे ना कोई क्वेश्चन था ना कोई है, आर्मी को सलाम सल्यूट हमेशा है। लेकिन हम इनकी तरह नहीं है, भाजपा के नेता प्रवक्ता इनके आईटी सेल की तरह। पाकिस्तान इनका हीरो है, पाकिस्तान इनका एजेंडा है, पाकिस्तान इनका प्रोपेगेंडा है। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री, उन्हें देश जानता है, विश्व के नेता है। रेलवे के टिकटों पे अपना फोटो छपा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम करके, पेट्रोल पंपों पर सेना के जवानों के साथ अपना फोटो छपा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम कर। और तो और हद हो गई, आर्मी के जनरल की ड्रेस पहनकर फोटो छपा रहे हैं। अरे भाई अंजना जी, इससे तो आप रोज युद्ध जिता रही थी, आपका फोटो छप जाता तो लगता कि यहाँ वास्तव में लड़ रही हैं। मोदी साहब कोई बॉर्डर पे युद्ध लड़ने गए थे? ये आर्मी के जवान का होता, किसी का आर्मी के कर्नल का, जनरल का होता तो हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोग होते। सीरियस क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगा, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे अनुराग जी, लेकिन इस वक्त पर क्या सबको ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जो पाकिस्तान के खिलाफ हमने हासिल किया है उस पर खुलकर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? देखिए, कितनी अच्छी बात हुई। अभी आपने विपक्ष के दो नेताओं की बाइट को सुनाया। वो राष्ट्रभक्त की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के सम्मान की बात कर रहे हैं। इसी में आप लगा देते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी बयान लगा देते, रामचंद्र जाखड़ जी का लगा देते नीचे से, जो कह रहे थे कि जो हमारी बहन विधवा हुई थी उस समय 26 जिस दिन वो पहलगांव हमला हुआ, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, लगा देते। उनके एक और बाइट लगा देते, विजय शाह की भी लगा देते, जो कह रहे थे सुप्रिया कुरैशी जी आतंकवादी की बहन बता रहे थे, लगा देते उनका भी। एक डिप्टी सीएम बिहार का भी लगा देते, एक डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश का भी लगा देते बयान। ये फर्क है विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं में। विपक्ष के जो नेता है वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र एकता की बात कर रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें जो हमारे सैनिक है, जो देश की सेना, उसके शौर्य की तारीफ कर रहे हैं। ये हम लोग हैं जो शौर्य की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि देश की जो सेना है उसके सब पूरे देश को गर्व है। अरे इसको चुप कराइए, ऐसे डिबेट कैसे होगी?
ऐसे डिबेट कैसे होगी अंजना जी? आप तो आप ऐसे कैसे डिबेट होगी? इसको चुप कराइए। किसको बुला लिया आपने कि आप थोड़ा इसके बीच में तो बोला नहीं था। रॉबर्ट वडेरा का बयान सबसे बढ़िया आपको अरे लगा चुप होगा, हो जाइए उसका प्रभु, दीजिए। किसी पार्टी में चले जाइए। चापलूसी करने से अच्छा है कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मुझे बोलने दीजिए प्रभु, आप बोलिए मुझे बोलने दीजिए। चापलूसी करने से अच्छा कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सम्मान बढ़ जाएगा आपका। क्यों किसी के बीच में बोलते हो, मुंह खुलवाते हो? ये तो इसका मेडल तो आपको मिलना चाहिए। देखिए सवाल है कि विपक्ष के नेता, अरे भाई बोलिए बोलिए मैं तो बोलिए आपके बोलिए। बीच में नहीं बोला था प्रभु, बोलिए, थोड़ा बोलिए। सम्मान कर बोलिए, लीजिए। बोलिए। बीजेपी में अभी गए नहीं है, उसके पहले ही आपके संस्कार और संस्कृति खत्म हो गए। अभी बीजेपी में जाने के बाद तो गरियाने लगोगे, जो बीजेपी की भाषा है वो आप बोलने लगोगे। अभी चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है ही। अनुराग जी, आपको प्रधानमंत्री की बातें नहीं सुनाई देती है? ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर आप बैठते हैं जिनका आपको भी नाम याद नहीं रहता है, नाम पढ़ना पड़ता है। नहीं, मुझे नाम याद रहता है। थोड़ा कोई आजकल भारतीय जनता पार्टी की आदत है ना, कोई मंत्रा ऊपर नीचे हो जाएगी, बिंदु कहीं इधर उधर लग जाएगी तो उसी को हाईलाइट करने लग जाएंगे। दिक्कत तो है ना इस देश के अंदर में, तभी तो हम कहते हैं ये विपक्ष के नेताओं की चिंता करते हैं। इनको चिंता करनी चाहिए पाकिस्तान के जो आतंकवाद, उनको निस्तनाबूद करना चाहिए। तो विपक्ष पे हमलावर होते हैं। अरे पाकिस्तान पे हमलावर रहो ना, इसलिए पढ़ना पड़ता नाम। दिक्कत ये हो गई ना कि ये तो इनकी तो आदत है विपक्ष की, हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को खोजना। आज प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इनके नेता जिस तरह की बातें करते तो क्यों नहीं उनको पार्टी से निकाल देते? निकाल देना पार्टी से। नहीं निकालते ना, उनको तो पार्टी बनाए रहते हैं। उनको पार्टी बना के उनके थ्रू जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है उस भाषा को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, तो निकाल देना पार्टी से। किसने रोका है? दूसरी बात जो मैं कह रहा था, बीच में टोकने लगे। फिर जो भारतीय जनता पार्टी की अभी कह रहे 11 साल की सरकार में इनकी उपलब्धि देखी। 11 साल की सरकार में इनकी सरकार 2014 बनी थी, सबसे पहला यही था कि काला धन विदेश में जो रखा है वापस लेके आएंगे। क्या काला धन आ गया? मैं पूछना चाहता हूं। नोटबंदी लगाई थी, आतंकवाद खत्म हो गया। क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आज भी हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इनसे पूछना चाहता हूं, हम आएंगे, महंगाई बेरोजगारी तो एक तो निस्तो नाबूद हो जाएगी, कहां चलेगी? मैं पूछना चाहता हूं। 80 करोड़ लोगों को लाइन में आज भी लगा रखा है, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा में, और ये लंबी लंबी बातें बनते हैं। लॉकडाउन लगाना था, लॉकडाउन लगा दिया, ना जाने कितने लोगों की मौतें हो गई। उसके लिए तो प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत लगाते। यही वो हथकड़ी बेड़िया डाल के अमेरिका हमारे लोगों को हमारे देश में भेज रहा है। ये हमारी उपलब्धि 11 साल की। वो अमेरिका जो ट्रंप बार बार कहते हैं कि सीज फायर हमने करवाया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 8 बार बोल चुके, लेकिन सरकारी बयान जारी नहीं होता कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप साहब जब वहां चुनाव हो रहा था तो यहां हमने हवन भी देखा था कि चारों तरफ हवन हो रहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार बन रही थी। वही ट्रंप साहब हमारे देश को पाकिस्तान को लाके हमारे बराबर में खड़ा कर देते हैं। तो पाकिस्तान हमारे बराबर में खड़ा करने वाला कौन? ट्रंप साहब। और हथकड़ी बेड़िया लगा के हमारे लोगों को भेजने वाला कौन? ट्रंप साहब। लेकिन उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोलेंगे। मणिपुर जैसी घटना इस देश में हो रही, मणिपुर जल रहा है। क्या गया कोई वहां प्रधानमंत्री या इनके नेता जाके वहां पे मणिपुर को शांत कराने की कोशिश हुई? और महिलाओं के साथ अन्याय सबने देखा है। तो 11 साल की उपलब्धि मत पूछिए, 11 साल की इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक और खबर आ रही है, पाकिस्तान को जानकारी देने पर बड़ा बयान। विदेश मामलों की समिति की बैठक में बोले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और उन्होंने कहा है कि आतंकी कैंपों पर हमले के बाद पाकिस्तान को जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा है आधे घंटे के भीतर जानकारी दी गई, लेकिन ऑपरेशन के बाद जानकारी दी गई। आपको एस जयशंकर साहब की बात क्यों नहीं समझ में आती है अनुराग जी? आजकल जो ट्रंप नाम का माला आप लोग जप रहे हैं, एस जयशंकर भी तो बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय से रणधीर जायसवाल जो है वो भी तो बता रहे हैं। देखिए अंजना जी, ट्रंप की माला हम नहीं जपते कभी भी। हम तो वो लोग हैं जो दुश्मन को घर में घुस के मारते हैं, आज भी मार रहे हैं। और जब आदरणीय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे तो चाइना को 4 किलोमीटर घुस के मारा था। हम लोग तो दुश्मनों को घर में घुस के मारते हैं। हम तो किसी को चाइना, और हमेशा कहते थे अमेरिका तो इतना डरता है, थर थर कपता है। आदरणीय नेताजी कहते थे। हम तो अमेरिका को समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से उन्होंने अमेरिका को इतनी इंपॉर्टेंस दी है। तब से यहां हवन होने लगा था ट्रंप साहब वहां प्रेसिडेंट बन जाएं, आपकी बात ट्रंप सरकार। हम तो ट्रंप को कुछ समझते नहीं है। आज तक ट्रंप को बोल रहे हैं, ट्रंप की हिम्मत कैसे होगी हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ियां में डाल के भेजने की? लेकिन ये नहीं बोलते बीजेपी वाले। सवाल तो इनसे पूछा जा रहा है, और ये सवाल विपक्ष हमसे, सत्ता पक्ष वाले हमसे जल्दी से जवाब दीजिए इनके सवालों का। में रहे नहीं, विपक्ष कोई सवाल ही नहीं पूछे, विपक्ष चुपचाप रहे। हम तो सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब से भागिए मत, जवाब देके जाइए, क्योंकि विपक्ष इस देश का मजबूत होता है। लोकतंत्र में विपक्ष एक मजबूत स्तंभ होता है। आपने कहा अनुराग भदौरिया जी को मतलब देखना पड़ रहा है, मगर उसके बाद जो इन्होंने वक्तव्य दिया है इसके इनको देखना नहीं पड़ता है।
कोई भी विषय हो उनके ऊपर यही बिल्कुल बिल्कुल इनका पेट रिपीट टेलीकास्ट होता है जो इन्होंने बोला है। कम से कम आज के दिन तो नहीं बोलना चाहिए 11 साल में क्या हासिल किया, जब जापान को पीछे छोड़ के हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और 11 साल पहले क्या हुआ था, मैं दर्शकों को पुनः रिमाइंड कर देना चाहता हूं अंजना जी। 16 मई 2014 को हमें स्पष्ट बहुमत मिला था, 26 मई को प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये जवाहरलाल नेहरू के 15 अगस्त 1947 वाले भाषण के उसमें, और उसमें लिखा था 16 मई 2014 यानी 16 मई 2014। मैं हिंदी में बोले देता हूं, भारत के इतिहास में उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, जिस दिन भारत से अंग्रेज परमानेंट चले गए। और उन्होंने कहा कि इससे पहले जिन विचारधाराओं का शासन रहा वो ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत को अपने ऊपर रखे हुए थी। पहली बार एक ऐसी विचारधारा के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है, अटल जी के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता नहीं थी, जिसका कि कोई भी संबंध ब्रिटिश उपनिवेशवादी विचार से नहीं है। तो आज 11 साल हुए हैं उस विचार को आगे आए हुए। और अजय वर्मा जी ने जो बोला था, भदौरिया जी, दोनों की बात पे मैं बोल देता हूं। अजय वर्मा जी, आपने कहा कि भारत का आकार इतना बड़ा था, बिल्कुल। अरे जापान तो नागासाकी हिरोशिमा में तबाह हो गया था 1945 में, और उसके बाद 1964 में उसने टोक्यो ओलंपिक करवा दिए। और हम तो इतने ही बड़े देश थे ना, 47 में आजाद होने के बाद 64 में हम हाथ में कटोरा लेके K68 गेहूं मांग रहे थे। भाई साहब, हम और चाइना, आप ये बात कहते हैं, हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, चाइना की 49 में बनी। उसके बाद 62 की लड़ाई के समय 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का शर्मनाक लेटर है कैनेडी को, जो कैनेडी लाइब्रेरी ने 2010 में डिक्लासिफाइड किया, कोई जाके देख ले। वो अमेरिका से कह रहे हैं कि अपने जहाज ही नहीं भेजिए, अपने पायलट भी भेजिए, हमारे एयरफोर्स की कमांड अपने हाथ में लीजिए। और उस समय जो हमारे राजदूत थे उन्होंने लिखा था कि मुझे बड़ी शर्म महसूस होने जा रही थी जब अमेरिकी सरकार को मैं नेहरू का लेटर दे रहा था, वरना आके चीन कब्जा कर लेगा। और महोदय, और कान खोल के सुनिए, पहले 50 साल तक भारत से आगे ये छोटे छोटे सारे देश थे। इजराइल आगे था, जापान आगे था, सिंगापुर आगे था, नॉर्थ कोरिया आगे था, साउथ कोरिया आगे था, और जर्मनी जो डिवाइड होके बर्बाद हो गया था वो भी आगे था। अरे लड़ाई में तो हम लोग तब आने शुरू हुए, रेकनिंग शुरू हुई अटल जी की सरकार में, और ऊंचाई चुड़ी हुई मोदी जी की सरकार में। इसलिए जब आप यथार्थ की बात करें तो ये सारी बातें हमको ईमानदारी से इन बातों को देखना चाहिए। और रही बात इसकी, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी जो भदौरिया जी ने बात कही, भदौरिया जी कह रहे हैं मीडिया में ये चलाइए वो चलाइए। अरे पाकिस्तान मीडिया में किसके बयान चल रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं, सितारा मैया जी के, खड़गे जी के, चन्नी जी के, विजय वडेट्टीवार जी के। कौन चला रहा भाई? वो उन यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स के जो आप लोगों के समर्थक माने जाते हैं। और लास्ट में कहूंगा, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत गहरी बात कही, चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है। मैं याद दिला देना चाहता हूं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने 50 साल पहले कहा था कि हम हिंदुस्तान से 1000 साल लड़ाई लड़ेंगे चाहे घास की रोटी खानी पड़े। फिर 1990 में बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उसे दोबारा रिपीट किया था। साहब, अभी सिर्फ 35 साल हुए हैं, घास की रोटी खाने की नौबत पाकिस्तान की आ गई। वर्मा जी एक बार बोलने, फिर आ रही हूं भदौरिया साहब जल्दी से। वर्मा जी देखिए उन्होंने कांग्रेस की सरकारों पर हमला किया। छोटा सा जवाब, हम लोग ऐसे फोटो डालकर आर्मी की ड्रेस पहनकर नहीं लगाते बिहार के चुनाव के लिए देश के पेट्रोल पंप पर। दूसरी सुन लीजिए, ट्रंप को अपना आदर्श ये लोग मानते होंगे, हमने कभी नहीं माना। इंदिरा जी ने जब 2 टुकड़े करे थे, सेना को प्रोत्साहित करा था, सेना ने 2 टुकड़े करे थे पाकिस्तान के, इंदिरा जी का नेतृत्व था। ट्रंप ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों महाशक्तियां हैं। ये बयान सुना देता हूं आपको अंजना जी, आपने सुना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भर्त्सना करी, और ये रटी रटाई किताब लेकर सुधांशु जी ज्ञानवान सांसद है, लेके आते हैं इनके आईटी सेल, इन्होंने भर्त्सना करी कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, महाशक्ति नहीं है। वो नहीं करी इन्होंने, चूंकि ये ट्रंप से डरते हैं। ट्रंप ने कहा टिम कुक से कि एप्पल की कंपनी ले जाइए, ना टैरिफ ठोक के लगा दूंगा। ट्रंप ने कहा एलन मस्क से कि आप हिंदुस्तान को बना लीजिए वरना ये करा दूंगा। तो इन्हें पता है अब की बार ट्रंप सरकार, ये नारा पूरे देश को पता था, और पाकिस्तान की भर्त्सना नहीं करेंगे। हाँ, एस जयशंकर साहब का टीवी पे बयान चल रहा है, कांग्रेस के किसी बयान पे ये उछल कूद करने लग